वेलकम दोस्तों। आज का वीडियो एक नए चैप्टर के साथ आवर एनवायरनमेंट चैप्टर 15 एनसीईआरटी बुक का और चैप्टर 5 है हमारे बायो का चैप्टर 5 आवर एनवायरनमेंट। पिछले वीडियो तक हमने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा और हमने वहां पर एक स्टेटमेंट पढ़ी कि मनुष्य इवोल्यूशन के तहत बनने वाली सर्वश्रेष्ठ कृति नहीं है या इवोल्यूशन की पराकाष्ठा नहीं है ना। जबकि हम आसपास आमतौर पर सुनते हैं कि मनुष्य सृष्टि के द्वारा बनाई गई, नेचर के द्वारा बनाई गई सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी कृति है। बात सही है, लेकिन इसी सबसे अच्छी कृति ने कुछ ऐसे पदार्थ भी बना लिए, कुछ ऐसे सब्सटेंस क्रिएट कर लिए जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और शायद इसीलिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में यह कहा गया होगा कि मनुष्य इवोल्यूशन के द्वारा बनने वाली पिनेकल सर्वश्रेष्ठ कृति नहीं है, पराकाष्ठा नहीं है इवोल्यूशन की। मतलब इसके बाद भी इससे अच्छी या बुरी न्यू स्पीसीज बनने की संभावना है। अब उन्हीं जो हम एक बात करते हैं मनुष्य के बारे में, जो इस एनवायरनमेंट में अपने द्वारा बनाए गए अलग अलग चीजों के द्वारा एनवायरनमेंट को प्रदूषित करता जा रहा है। एनवायरनमेंट की अलग अलग घटक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये सारी की सारी बातें हम चैप्टर के बीच में करते रहेंगे। हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपना आवर एनवायरनमेंट। तो दोस्तों सबसे पहले जैसा कि दिया हुआ है, वी हैव हर्ड द वर्ड एनवायरनमेंट ऑफन बीइंग यूज्ड ऑन द टेलीविजन। हमने सभी ने एनवायरनमेंट शब्द को सुना होगा और जो कि आमतौर पर टेलीविजन पर यूज होता है, इन न्यूज़पेपर में, एंड बाय पीपल अराउंड अस, और जो हमारे आसपास लोग रहते हैं उनके द्वारा। कौन सा शब्द? एनवायरनमेंट, पर्यावरण। हम आमतौर पर इन चीजों को, इस शब्द को टेलीविजन, न्यूज़पेपर और अपने आसपास के लोगों के द्वारा सुनते हैं कि पर्यावरण ये हो गया, एनवायरनमेंट में ये हो गया, एनवायरनमेंट दूषित हो गया। ठीक है। और एल्डर्स टेल्स अस, हमारे बड़े, हमारे पूर्वज हमें बताते हैं दैट द एनवायरनमेंट इज नॉट व्हाट इट इज यूज्ड टू बी अर्लियर। और जैसे आप देखते हो बुजुर्गों को कि आज का पर्यावरण ऐसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। अदर सेज, कुछ अन्य लोग कहते हैं दैट वी शुड वर्क इन ए हेल्दी एनवायरनमेंट, कि हम सबको एक स्वस्थ पर्यावरण के अंदर काम करना चाहिए। इसका मतलब पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, इसीलिए बात कर रहे हैं हेल्दी, स्वास्थ्य। एंड ग्लोबल समिट इन्वॉल्विंग द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज are regularly held to discuss environmental issue, and global summit involving the developed and developing country, विकसित और विकासशील देशों की अथॉरिटीज और सम्मेलन एनवायरनमेंट से संबंधित इश्यूज पर, पहलुओं पर रेगुलरली डिस्कस करती रहती है, चिंताएं व्यक्त करती रहती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में दिक्कतें हैं जिनके बारे में ग्लोबल लेवल पर डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री, विकसित और विकासशील देशों के सम्मेलनों में भी एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में बात की जाती है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल बी स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं हाउ वेरियस फैक्टर इन द एनवायरमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि एनवायरमेंट के अलग अलग फैक्टर किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अंतर संबंधित हैं। एंड हाउ वी इंपैक्ट द एनवायरमेंट, और हम एनवायरमेंट पर किस तरीके से निर्भर हैं या ये हमें किस तरीके से प्रभावित करता है। इन क्लास 9th वी saw हाउ डिफरेंट मटेरियल्स आर साइकिल्ड इन द एनवायरमेंट, कि किस तरीके से अलग अलग मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल सब्सटेंस आर साइकिल्ड, पुनः चक्रित किए गए या किए जाते हैं पर्यावरण में। इन सेपरेट बायोजियोकेमिकल साइकिल, अलग अलग बायोजियोकेमिकल साइकिल
के द्वारा, जिसको आप वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल के रूप में पढ़ के आए थे। इन दीज साइकिल्स, इन चक्रों में, इन चक्रीय प्रक्रमों में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड वाटर आर चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इन चक्रीय प्रक्रम में या चक्रीय प्रक्रम में नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड वाटर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होते हैं और फिर वापस जिस जगह से उनका चेंज होना शुरू होता है वापस वहीं पर आ जाते हैं। वी शैल नाउ सी हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट दीज साइकिल्स। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज, मनुष्य की क्रियाएं इन साइकिल्स को, इन चक्रीय प्रक्रमों को प्रभावित करती है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि इस पैराग्राफ में बताया गया कि एनवायरनमेंट के बारे में आप सब जगह सुनते हैं, अपने आसपास, टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर में, अपने बड़ों से भी सुनते हैं, लोगों से भी आसपास के से हम सुनते हैं, और बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं कि पहले के जैसा आज एनवायरनमेंट नहीं है। विकसित और विकासशील देश भी समय समय पर एनवायरनमेंट से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित पहलुओं पर चिंताएं व्यक्त करते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट में होने वाली विभिन्न चक्रीय प्रक्रमों के द्वारा अलग अलग सब्सटेंस का वहां पर पहुंचना किस प्रकार से निर्भर करता है, किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। और मनुष्य किस तरीके से इन चक्रीय प्रक्रमों को प्रभावित करता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट। ये देखो सबसे पहले ही बहुत ही अच्छी बात कि क्या होगा, क्या होता है जब हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट, दूषित पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ एनवायरनमेंट में फेंक देते हैं। ठीक है, जैसे अपने घर से सफाई करी, कचरा इकट्ठा किया और पड़ोसी के घर के सामने फेंक दिया। अपने घर के सामने तो नहीं फेंकते, है ना। चलिए, तो इससे क्या होगा? इन आवर डेली एक्टिविटीज, हमारी दैनिक क्रियाओं में, वी जनरेट ए लॉट ऑफ मटेरियल, हम बहुत सा ऐसा पदार्थ जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, दैट आर थ्रोन अवे, जिसको दूर फेंका जाता है। आमतौर पर कचरे की बात कर रहे हैं। व्हाट आर सम ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल्स, इनमें से कुछ वेस्ट मटेरियल्स क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं। व्हाट हैपेंस आफ्टर वी थ्रोन देम अवे, और क्या होगा जब हम उनको दूर फेंकते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चंस, तो एक एक्टिविटी परफॉर्म करके देखते हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में हमारी मदद करेगी। एक्टिविटी नंबर 15.1 क्या कहता है? कलेक्ट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर होम, अपने घरों से कोई कचरा या वेस्ट चीजें, अपशिष्ट चीजें को इकट्ठा करना है। दिस कुड इंक्लूड, इसके अंदर होना चाहिए क्या? वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डे, एक दिन के अंदर जो भी वेस्ट, अपशिष्ट पदार्थ पैदा होते हैं घरों के अंदर साफ सफाई से, वो। लाइक किचन वेस्ट, जिसमें आता है स्पॉइल्ड फूड, सड़े हुए फल और सब्जियां, उनकी पील्स, यूज टी लीव्स, चाय की पत्ती जिसको आप इस्तेमाल कर चुके होते हैं, चाय बना चुके होते हैं। मिल्क पैकेट, जिसके अंदर आपका दूध पैकेट में आता है, वो पैकेट। एंड एम्प्टी कार्टन्स, और खाली जो भी गत्ते जिसमें आप कोई भी पैक्ड आइटम लेके आते हैं। इसके अलावा वेस्ट पेपर, कोई भी कागज, एम्प्टी मेडिसिन बोटल्स, खाली होने वाली दवाओं की शीशी, स्ट्रिप्ड बबल्स पैक्स, ये दवाओं के कोई भी ऐसा मटेरियल। ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ, पुराने और फटे कपड़े। एंड ब्रोकन फुटवेयर, और टूटे हुए फुटवेयर जिसमें चप्पल और स्लीपर्स, जिसको आप कहते हैं चप्पल्स और जूते आते हैं। ये सारे के सारे हमें इकट्ठा करना है, ये हमारा एक स्टेप है। नेक्स्ट है बरी दिस मटेरियल इन ए पिट इन द स्कूल गार्डन, और इस सारे को हमने क्या कर दिया, एक गड्ढे के अंदर, स्कूल गार्डन के एक गड्ढे के अंदर इसको दबा देना है। और या इफ देयर इज नो स्पेस अवेलेबल, अगर वहां पर जगह नहीं है, यू कैन कलेक्ट द मटेरियल इन ए ओल्ड बकेट, फ्लावर पॉट एंड कवर विद एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। और अगर वहां पर स्पेस नहीं है दबाने के लिए तो क्या करना है? यू कैन कलेक्ट द मटेरियल इन एन ओल्ड बकेट, एक पुरानी बाल्टी के अंदर इनको इकट्ठा करना है, या फूलों के गुलदस्ते के अंदर इनको इकट्ठा करना है। कवर विद एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, या फिर उनके ऊपर 15 सेंटीमीटर
मिट्टी की परत, यानी कि उसके अंदर मिट्टी डाल देनी है। पुरानी बाल्टी के अंदर सारा कचरा डाला, उसके ऊपर मिट्टी, और मिट्टी कम से कम 15 सेंटीमीटर की हो। इसका मतलब यही है कि आपने इसको नीचे दबा दिया है जमीन में। दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड, कीप दिस मटेरियल मॉइस्ट एंड ऑब्जर्व एट 15 डेज इंटरवल। इसको नमी प्रदान करते रहना, यानी कि इसको गीला रखना है और 15 दिन तक इस प्रक्रिया को दोहराना है। 15 दिन तक उसको गीला रखना है और फिर देखना है। व्हाट आर द मटेरियल्स दैट रिमेन्स अनचेंज्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको देखना है, क्या ऑब्जर्व करना है कि वो मटेरियल देखने हैं जो लंबे समय के बाद भी अनचेंज्ड रहते हैं, बदलते नहीं है, अपरिवर्तित रहते हैं। और आप समझ गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। जो भी प्लास्टिक वेस्ट है जिसके ऊपर आपने मिट्टी डाली वो अपरिवर्तित रहते हैं 15 दिन तक भी। What are the materials which change their form and structure over time? दूसरा ऑब्जर्वेशन हमें करना है कि वो मटेरियल देखने हैं जिनसे वो अपनी फॉर्म चेंज कर चुके हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर चुके हैं जैसे जैसे समय बीतता, यानी कि समय बीतने के बाद कुछ पदार्थ अपनी अवस्था चेंज कर चुके होते हैं, उन पदार्थों को भी आपको ऑब्जर्व करना है। ऑफ दीज मटेरियल दैट आर चेंज्ड विच वंस चेंज इन द फास्टेस्ट। और जो मटेरियल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो गया है उनमें भी सबसे पहले कौन सा मटेरियल चेंज होता है। तो आप इस एक्टिविटी से समझ गए होंगे कि इतनी ज्यादा चीजों में से कोई भी मटेरियल जो प्लास्टिक का है वो अनचेंज्ड रहेगा। प्लास्टिक या मेटल जो भी है वो अनचेंज्ड रहेगा, उसमें कोई परिवर्तित नहीं होगा। उसके बाद पेपर्स, प्लांट और एनिमल वेस्ट वो चेंज होने वाली सीरीज में आएंगे। इन चेंज होने वाली सीरीज में भी जो प्लांट एक्सक्रीटा है जैसे फल और सब्जियों की पील्स, वो सबसे जल्दी चेंज होने वाली सीरीज में आएंगे। ये इस एक्टिविटी का आंसर है। तो आप इनमें से आसानी से बता सकते हैं। जैसे फूड वेजिटेबल पील्स सबसे फास्टेस्ट चेंज होंगे, लीव्स ये भी चेंज होंगी, मिल्क पैकेट चेंज नहीं होगा, प्लास्टिक का है, एम्प्टी कार्टून्स ये चेंज हो जाएंगे क्योंकि पेपर के बने हुए हैं, लेकिन किचन वेस्ट के बाद में, यानी कि सेकंड नंबर पे आएंगे। उसके बाद बोतल स्ट्रिप, बबल पैकेट, ये सारे के सारे पैकेट बने हुए होते हैं प्लास्टिक से या मेटल स्ट्रिप से, चेंज नहीं होंगे। ओल्ड टोन क्लोथ्स एंड ब्रोकन फुटवेयर, जो भी जूते चप्पल्स हैं वो भी चेंज नहीं होंगे, और फटे पुराने कपड़े चेंज हो जाएंगे लेकिन सेकंड नंबर पर, यानी कि फल, किचन वेस्ट के बाद में। आई होप इस एक्टिविटी को आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं, वी हैव सीन, हम देखते हैं इन दिस द चैप्टर ऑन लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, दैट द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय द वेरियस एंजाइम्स इन आवर बॉडी, कि जो भी हमने खाना खाया वो अलग अलग एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट कर दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आप कभी आश्चर्यचकित हुए हैं, व्हाई द सेम एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट, कि सेम एंजाइम जो भी चीज हम खाते हैं उन सभी को डाइजेस्ट नहीं करते, सभी को तोड़ते नहीं है, सभी को सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बदलते। सेम एंजाइम अलग अलग चीजों को काम नहीं कर पाते, अलग अलग चीजों को सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ पाते एक ही एंजाइम। ऐसा क्यों है? एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, ऐसा इसलिए है कि एंजाइम क्या है, अपने काम में स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस, एक विशेष सब्सटेंस को, पर्टिकुलर सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के लिए या सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के एंजाइम की ही जरूरत होगी। और जैसा कि हम लाइफ प्रोसेस में पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सलाइवरी एमाइलेज या एमाइलेज एंजाइम की हेल्प से होता है, लेकिन यही एमाइलेज एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब हर एक सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के लिए एक विशेष एंजाइम की जरूरत होती है। दैट इज वाई, इसीलिए वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कोल, इसीलिए अगर आप कोयले खाने शुरू कर दें, कोयले से एनर्जी मिलती है ना जलाने से, तो उसको जलाने से एनर्जी मिलती है, तो उसको खा लीजिए तो एनर्जी मिलेगी, ऐसा नहीं होता। तो हम कोयला खाना थोड़ी शुरू कर देते हैं, बिकॉज क्योंकि मैनी ह्यूमंस मेड मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक्स विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, कि मनुष्य के द्वारा निर्मित बहुत से पदार्थ जिसमें से एक आता है प्लास्टिक, नॉट ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा छोटे सब्सटेंस में तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। और अदर सैप्रोफाइट्स जो
डेड और डिके मैटर पर रहते हैं उन्हें सैप्रोफाइट्स कहते हैं। तो प्लास्टिक जो कि यूज नहीं है उसको अदर सैप्रोफाइट्स भी छोटे टुकड़ों में, स्मॉलर पार्ट में नहीं तोड़ सकते हैं, यानी कि इनका डिकम्पोजिशन नहीं कर सकते हैं। These material will be acted upon by physical process like heat and pressure। इन फिजिकल मटेरियल पर, जो ये भौतिक सब्सटेंस है, इन पर भौतिक प्रक्रियाओं का ही असर होता है, जैसे हीट का और प्रेशर का। बट अंडर एम्बिएंट कंडीशन फाउंड इन आवर एनवायरमेंट दीज परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन जो हमारे एनवायरमेंट में कंडीशन पाई जाती है, अवस्थाएं होती है, उनमें इतने ज्यादा हीट और टेम्परेचर नहीं मिलने के कारण ये लंबे समय तक एनवायरमेंट में बने रहते हैं। सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस, वो पदार्थ जिन्हें बायोलॉजिकल प्रोसेस से तोड़ दिया जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। वो बायोडिग्रेडेबल जैव अपघटनीय पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि उनको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। क्यों? क्योंकि दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस और बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, जिनको जैव अपघटनीय पदार्थ कहेंगे। हाउ मेनी ऑफ दीज सब्सटेंस यू बरीड, आपने कितने सब्सटेंस दबाए थे, वर बायोडिग्रेडेबल, दबाए गए में से कितने सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल थे? जो आपने बाल्टी में या सोइल में, जमीन में गड्ढा खोदकर दबाए थे अलग अलग चीजें, तो उनमें से कितने सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल थे? तो थोड़ा पीछे जाके याद रखेंगे। सब्सटेंस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन इन दिस मैनर, और जो सब्सटेंस बैक्टीरिया की हेल्प से या बायोलॉजिकल प्रोसेस से स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल, उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, अजैव अपघटनीय पदार्थ। दीज सब्सटेंस में बी इनर्ट एंड सिंपली परसिस्ट इन द एनवायरमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम और में हार्म द वेरियस मेंबर्स ऑफ दिस इकोसिस्टम। ये सब्सटेंस जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, लंबे समय तक एनवायरमेंट में बने रहते हैं और ये इकोसिस्टम के अलग अलग मेंबर को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं, या हम ये कहते हैं उन पर दुष्प्रभाव डालते हैं। ओके, तो यहां पर हमने पढ़ा कि भाई दो चीजें होती हैं, एक तो बायोडिग्रेडेबल और एक होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। दोनों की डेफिनेशन आ गई है और दोनों के टाइप भी एक्टिविटी के द्वारा हम पढ़ चुके हैं। अगली एक्टिविटी है 15.2, जो क्या कहती है, यूज द लाइब्रेरी और इंटरनेट टू फाइंड आउट मोर अबाउट द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जो कि आज की जरूरत भी है और आज आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं और हम भी देखो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं कि इंटरनेट या आपके स्कूल की लाइब्रेरी में से ऐसे सब्सटेंस ढूंढने की कोशिश करनी है जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आते हैं। हाउ लॉन्ग वेरियस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एक्सपेक्टेड लास्ट इन आवर एनवायरमेंट, और कितने समय तक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एनवायरमेंट में रह सकते हैं या रहते हैं। दीज डे, इन दिनों में न्यू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक विच आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल आर अवेलेबल। इन दिनों में जो कहा जाता है कि एक नए तरह का प्लास्टिक जिसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कहा जाता है अवेलेबल है, हमारे पास उपलब्ध है। फाइंड आउट मोर अबाउट सच मटेरियल्स एंड वेदर दे डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट। उस मटेरियल्स को पता लगाना है और ये भी पता लगाना है कि क्या वो हमारे एनवायरमेंट को प्रभावित करते हैं या नहीं करते। कौन सा? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा सर्च करके और ये चीजें आपको पता लगानी है। इसके लिए आपको दो साधन दिए गए, या तो आपके स्कूल की लाइब्रेरी और या फिर आप इंटरनेट की हेल्प से ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, आई रिपीट, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और इनका एक्सप्लेनेशन हम अगले वीडियो में दे देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, इकोसिस्टम और इसके कंपोनेंट के बारे में। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड मेंटेन ए बैलेंस इन नेचर। तो देखो ये सारे के सारे, चाहे प्लांट है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग एंड ह्यूमन, ये सारे लिविंग है, एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग, जैसे कि आपकी टेम्परेचर है, प्रेशर है, एयर है, ठीक है, मिट्टी है, ये सारे के सारे क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित है, ठीक है, एंड मेंटेन बैलेंस इन नेचर, और
नेचर में, प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया, किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी क्षेत्र के अंदर इंटरेक्ट करने वाले ऑर्गेनिजम्स विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरमेंट, और उसके चारों तरफ उपलब्ध नॉन लिविंग एनवायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बनाते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में क्या कहा जाएगा, द रिलेशनशिप या इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर नॉन लिविंग सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम। दस एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, बायोटिक। इसका क्या मतलब हुआ, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक, यानी कि लिविंग कंपोनेंट जिसको बायोटिक कहते हैं, एंड कंपेराइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें सजीव आते हैं बायोटिक में, एंड ए बायोटिक कंपोनेंट कंपेराइजिंग द फिजिकल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स आर कॉल्ड ए बायोटिक फैक्टर। यानी कि दो घटक हो गए, दो पार्ट्स हो गए इकोसिस्टम के, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट जिसके अंदर आपके सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, चाहे वो प्लांट है, ग्रास है, एनिमल्स है, इंसेक्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और दूसरा है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट जिसमें हमारा नॉन लिविंग आते हैं। नॉन लिविंग के अंदर आपके दिखा है टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल और मिनरल्स, ये सारे नॉन लिविंग है। तो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरेक्शन हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू विजिट ए गार्डन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट्स सच एज ग्रास, ट्री, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स लाइक रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर। जैसे इसने एग्जांपल लिया है गार्डन का, तो आप खुद देखिए सुबह से आप जब आप गार्डन में जाते हो तो कितने ऐसी चीजें हैं जो वहां पर लिविंग है, और आपके आसपास में कितनी ऐसी चीजें हैं जो नॉन लिविंग है। तो आप सीधे सिंपल जवाब दे पाएंगे कि हम जहां पर घूम रहे होते हैं वहां चलने वाली हवा, एयर, टेम्परेचर, सॉइल, ये सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट है। और जहां हम घूम रहे हैं घास, ठीक है, ग्रासेस, प्लांट, वहां पर अलग अलग तरह के बर्ड्स, वो सारे के सारे अदर ह्यूमन बींग्स लिविंग कंपोनेंट है। तो हमारा यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग सराउंडिंग के साथ जो इंटरेक्शन है, दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट क्या हो गए, बायोटिक और एबायोटिक। अदर जो एनिमल्स है लाइक फ्रॉग, इंसेक्ट एंड बर्ड्स, ये सारे आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए बायोटिक। ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड देयर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, वृद्धि के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, एंड अदर एक्टिविटीज, और अन्य क्रियाओं के लिए, आर अफेक्टेड बाय द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, और ये अजैविक घटकों के द्वारा प्रभावित होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट में आप देखते हो फूड फॉर्मेशन के लिए लाइट के साथ इंटरेक्शन होती है, लाइट पे डिपेंडेंस होती है, जिससे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है, फूड फॉर्मेशन कर पाता है, ग्रो कर पाता है और बड़ा होकर रिप्रोड्यूस भी कर पाता है। फ्लावरिंग के लिए भी लाइट जरूरी है। तो इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट लाइट के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट है, ये सारे का इस बारे में बता दिया है। सो ए गार्डन इज एन इकोसिस्टम, तो हम कह सकते हैं गार्डन इकोसिस्टम है। अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, पॉन्ड एंड लेक। दूसरे तरह के इकोसिस्टम में आते हैं एग्जांपल में फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम एंड लेक इकोसिस्टम। दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम, इनको हम नेचुरल यानी कि प्राकृतिक कहते हैं। व्हाइल गार्डन एंड क्रॉप फील्ड आर ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यानी कि देयर आर द टाइप ऑफ द इकोसिस्टम। देयर आर टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम विच आर प्रोवाइड बाय द नेचर लाइक forest, pond and lake, and second is artificial ecosystem which are created by the man or created by the us are called artificial ecosystem। और artificial ecosystem का एग्जांपल है गार्डन, जो बगीचा हमने लगाया, क्रॉप फील्ड, खेत, और ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जैसे कि हम हर्बेरियम कह सकते हैं या एक्वेरियम कह सकते हैं। तो ये हमने तैयार किए, ये एक सिंपल इकोसिस्टम के एग्जांपल है, या हम कहें छोटे रूप हैं एक बड़े इकोसिस्टम के, तो इन्हें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। एक्टिविटी तो यहां पर आप समझ गए होंगे। हमारे पास यहां पर 3 टॉपिक आए हैं। 3 टॉपिक में सबसे पहले पूछा गया था कि इकोसिस्टम क्या है, उसके बाद इन्होंने पूछा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या है, और कंपोनेंट के बाद टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम भी बताया गया। ये 3 इस टॉपिक्स में आए हैं, और इसके बाद इनके एग्जाम्पल थे इकोसिस्टम के कि कौन कौन से इकोसिस्टम होते हैं। होप यू कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं 15.3 15.3
एक्टिविटी यू माइट हैव सीन एन एक्वेरियम, आपने एक्वेरियम देखा होगा जो मछली के लिए बना कर रखते हैं, उसको एक्वेरियम कहते हैं। लेट अस ट्राई टू डिजाइन वन, उसी की तरह हम दूसरा बनाने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेन वी क्रिएट एन एक्वेरियम, जब हम एक्वेरियम बनाते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान देने की जरूरत है, अपने दिमाग में रखने की जरूरत है, और वो कौन कौन सी है। फिश वुड नीड ए फ्री स्पेस फॉर स्विमिंग, पहले तो मछली जिसे एक पूरा स्पेस चाहिए स्विमिंग तैरने के लिए। कुड बी ए लार्ज जार, और एक बड़ा जार जिसमें पानी भरेंगे, वाटर ऑक्सीजन एंड फूड अवेलेबल हो। वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू एन ऑक्सीजन पंप, हम उसमें ऑक्सीजन के पंप के द्वारा प्रोवाइड करते हैं जो चलता रहेगा और ऑक्सीजन जाती रहेगी, जिसको एरेटर के नाम से जानते हैं। एंड फूड विच इज अवेलेबल इन द मार्केट, और मछलियों के लिए जो फूड अवेलेबल है मार्केट में, वो फूड हम अवेलेबल कराएंगे। इफ वी एड ए फ्यू एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स इट कैन बिकम ए सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम, अगर उस बड़े जार में पानी में हम कुछ प्लांट या कोई और छोटा एनिमल्स उसके अंदर प्लेस कर दें तो ये एक इकोसिस्टम की तरह ही बिहेव करता है, जो एक छोटा इकोसिस्टम है, बड़े इकोसिस्टम का एक रूप है। एन एक्वेरियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, एक्वेरियम क्योंकि हमने बनाया, मनुष्य ने बनाया, इसलिए ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एक एग्जाम्पल है। जो ह्यूमन मेड होते हैं उनको आर्टिफिशियल कहते हैं। कैन वी लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सेट इट अप, क्या हम एक्वेरियम को सेटअप करने के बाद एज इट इज छोड़ सकते हैं। वाई डज इट हैव टू बी क्लीन वंस इन ए वाइल, हमें क्यों ये एक बार साफ करना जरूरी होता है। डू वी हैव टू क्लीन पोंड और लेक इन द सेम मैनर, क्या हम नदी को पोंड तालाबों को और झीलों को इसी तरीके से साफ करते हैं। वाई और वाई नॉट, ऐसा क्यों करते हैं या क्यों नहीं करते। देखो एक्वेरियम को साफ करना और एक्वेरियम की जगह झीलों और तालाबों को साफ करना दोनों अलग बात है, लेकिन फिर भी आपसे पूछा गया है ऐसा क्यों नहीं करते हैं या क्यों करते हैं। तो ऐसा इसलिए करते हैं कि जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है वहां पर कुछ ऐसे कंपोनेंट या माइक्रोऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो वहां पर डर्टी चीजें या हम ये कहें कि बायोडिग्रेडेबल चीजों को कलेक्ट होने देते हो। क्यों, क्योंकि वो उनका खाना है। एनिमल या प्लांट वेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की तरह खाने के रूप में काम आते हैं, जबकि यहाँ पर सारा का सारा आर्टिफिशियल है। यहाँ सब सिर्फ आप फिशेज या अन्य एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स को देखते हैं, उनके द्वारा छोड़ा गया जो वेस्ट मटेरियल्स है वो सड़ने लग जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लग जाती है और वहां पर एक्वेरियम में पैदा कोई भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से उसकी जान को खतरा हो जाता है। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेज, हमने छोटी क्लासेज में देखा दैट ऑर्गेनिज्म्स कैन बी ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर, ऑर्गेनिज्म्स को प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर के रूप में बांटा जाता है। विच दे ऑब्टेन देयर सब्सटेंस फ्रॉम एनवायरमेंट, किस आधार पर कि वो किस तरीके से एनवायरमेंट से भोजन लेते हैं, अपना खाना लेते हैं, उस आधार पर उन्हें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर की कैटेगरी में बांटा गया है। लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड थ्रू द सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय अस एज अबव, तो हम वापस पुनर्स्मरण करने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि हमने जो इकोसिस्टम बनाया, सेल्फ क्रिएटेड इकोसिस्टम जो अपने आप ऑपरेट होता है, लर्न थ्रू द सेल्फ सस्टेनिंग, उससे सीखने की कोशिश करते हैं। विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया जाता है। जैसे विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कौन सा ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस करता है, जैसे शुगर की सिंथेसिस, स्टार्च की सिंथेसिस, किससे, फ्रॉम इनऑर्गेनिक पदार्थों से, यूजिंग रेडिएंट एनर्जी, कार्बन एनर्जी, सन एनर्जी का इस्तेमाल करके जो रेडिएट होती रहती है सन से, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो देखो नेम द ऑर्गेनिजम्स, उस ऑर्गेनिजम्स का नाम पूछा है जो सन से आने वाली रेडिएशन एनर्जी की इस्तेमाल से, प्रयोग से और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करता है। ऑल ग्रीन प्लांट, सभी हरे पौधे, एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी, और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, जो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रोड्यूस कर सकती है, बना सकती है। कैटेगरी इन दिस कैटेगरी एंड आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर, वो
प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं, उन्हें हम We have seen in earlier classes that organisms can be grouped as producer, consumer and decomposer according to the manner in which they obtain their substance from the environment. जैसा कि हम छोटी क्लासेज में या पहले जो क्लासेज पढ़ के आए हैं उनमें पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किया जाता है, यानी कि समूह में बांटा जाता है। कौन कौन से समूह में? प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक के रूप में, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता के रूप में, और डीकंपोजर्स के रूप में ग्रुप किया जाता है, यानी कि समूह में बांटा जाता है। क्यों बांटा जाता है? किस आधार पर? अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सब्सटेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इस आधार पर ये किस रूप में अपना भोजन एनवायरनमेंट से लेते हैं। इस आधार पर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर्स। Let us recall what we have learned through the self-sustaining ecosystem created by us above. अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्वेरियम जो कि सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बनाया था, जिसके अंदर हमने कुछ मछलियां छोड़ी थी जिनमें हमने फूड प्रोवाइड किया था, है ना, और कुछ छोटे प्लांट भी लगाए थे। तो वो हमारा सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम पर उसको वापस दोहराते हैं और हम क्या देखते हैं? विच ऑर्गेनिज्म्स कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस करता है, लाइक सुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे स्टार्च या सुगर की सिंथेसिस करता है। किसका इस्तेमाल करके? यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। सन से आने वाली किरणों की हेल्प से, रेडिएशन से आने वाली एनर्जी की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की सहायता से। तो आपने सेल्फ सस्टेनिंग और जो इकोसिस्टम था उसमें हमने देखना है कि उसमें कौन सा ऐसा कंपोनेंट था, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो सन से आने वाली एनर्जी के इस्तेमाल से, क्लोरोफिल की हेल्प से और अपना फूड स्टार्च या शुगर के रूप में सिंथेसिस करता है। All green plants and certain blue-green algae which can produce food by photosynthesis comes under this category and are called the producer। तो ये इसका आंसर भी दे दिया गया है कि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स थे। वो ऑर्गेनिजम्स थे ग्रीन प्लांट और सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम में अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। विच कैन प्रोड्यूस फूड, जो फूड प्रोड्यूस करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा, कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर। तो इन्हें हम प्रोड्यूसर के नाम से, यानी कि उत्पादक के नाम से जानते हैं, यानी कि उत्पादक की कैटेगरी में हम इनको रखते हैं। तो इसमें हमारे पास पहले तो आ गया कि इकोसिस्टम को कितने पार्ट्स में बांटा? 3, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर। अब बात की प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर का मतलब क्या है? विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ सुगर एंड स्टार्च विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो उनको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। उसके बाद है दूसरा, ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेंस। जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोड्यूसर यानी कि ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को बारे में। दीज ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस आइदर डायरेक्टली from the producer or indirectly from feeding on the other consumers are the consumers। वो ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूसर के द्वारा उत्पन्न फूड को डायरेक्टली उनसे लेते हैं या किसी दूसरे कंज्यूमर के रूप में उनसे ऑब्टेन करते हैं, यानी कि उनको खाकर अपना खाना लेते हैं इनडायरेक्टली, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहेंगे। कंज्यूमर कैन बी क्लास्ड वेरियसली एज हर्बिवोर्स। अब कंज्यूमर कौन कौन से हो सकते हैं? हर्बिवोर्स हो सकता है, यानी कि शाकाहारी, कार्निवोर मांसाहारी, ओमनिवोर सर्वाहारी, पैरासाइटिक्स मतलब कि आपका जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर फूड के लिए डिपेंड होता है। कैन यू गिव एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर? क्या आप इनके एग्जाम्पल, उदाहरण दे सकते हो? किसके? हर्बिवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर और पैरासाइट के एग्जाम्पल दे सकते हो? चलिए देखते हैं। इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम। आप उस सिचुएशन को ध्यान में रखिए जिसमें आप एक्वेरियम को क्लीन नहीं कर सकते। एंड
सम फिश एंड प्लांट हैव डाइड, जिसके कारण कुछ प्लांट और एनिमल मर जाते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज, क्या आपने सोचा है कि क्या होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म मरता है, यानी कि प्लांट या एनिमल्स मर गया तो क्या होता है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो सूक्ष्म जीव हैं, कंपेराइजिंग बैक्टीरिया, जिसके अंदर आते हैं बैक्टीरिया एंड फंगस, ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स, वे उन डेड पार्ट्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और उन ऑर्गेनिजम्स के वेस्ट प्रोडक्ट को तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। यानी कि आपसे कहा गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं, ये डेड और डिके मैटर को तोड़ देते हैं सिंपलर फॉर्म में या मिला देते हैं। These microorganisms are the decomposers as they break down the complex organic substance into the simplest inorganic substance। इन और माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं। क्यों? एज दे ब्रेक डाउन, क्योंकि ये ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, जटिल कार्बनिक पदार्थों को, इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सिंपल इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थों में, दैट गो इनटू द सोइल, जो वापस जमीन में चले जाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, एंड आर यूज्ड अप वंस मोर बाय द प्लांट, और जो उसमें उगने वाले पौधों के द्वारा दोबारा से उपयोग कर लिए जाते हैं। तो ये है डीकंपोजर्स, जो डेड और डिके मैटर्स को, ऑर्गेनिक मैटर्स को सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में डिसोसिएट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, जिससे वो इनऑर्गेनिक मैटर सोइल में चले जाते हैं और सोइल से उगने वाले, उस सोइल में उगने वाले पौधे उन्हें दोबारा से उपयोग कर लेते हैं। तो ये काम है डीकंपोजर्स का। व्हाट विल हैपन टू द गार्बेज, कचरे के साथ, एंड डेड एनिमल्स प्लांट इन देयर एब्सेंस, किनकी एब्सेंस में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एब्सेंस में कचरे, डेड एनिमल्स या डेड प्लांट के साथ क्या होता है अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो। विल द नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल टेक्स प्लेस, क्या प्राकृतिक रूप से सॉइल का रिप्लेनिशमेंट मतलब बदलाव या परिवर्तन होगा। इवन इफ डिकम्पोजर्स आर नॉट देयर, वो भी तब जब जैव अपघटक वहां पर उपस्थित ना हो, यानी कि डिकम्पोजर वहां पर नहीं होंगे तो क्या उस सॉइल का चेंजेज होगा। चलिए एक्टिविटी 15.4 में जाने की कोशिश करते हैं। While creating an aquarium, did you take care not to put an aquatic animals which would not eat others? What would have happened otherwise? देखो एक्वेरियम बनाया था, क्रिएटिंग एन एक्वेरियम, डिड यू टेक केयर नॉट टू पुट एन एक्वेटिक एनिमल्स, क्या आपने उसमें एक ऐसा एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स नहीं रखा, एनिमल्स नहीं रखा, विच वुड ईट अदर्स, जो दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को खाता हो। व्हाट वुड हैव हैपेंड अदरवाइज, और उसके बिना क्या होता होगा। मेक ग्रुप एंड डिस्कस हाउ ईच ऑफ दीज अबव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, आपको समूह बनाने हैं और ये पता लगाना है कि ये ऑर्गेनिज्म किस तरीके से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। राइट द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर ऑफ हु ईट whom, आपको उन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को हु ईट whom, कौन किसे खाता है, एंड फॉर्म ए चेन ऑफ एटलीस्ट 3 स्टेप, और कम से कम 3 पदों की एक चेन, एक श्रृंखला बनानी है ना, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, हु ईट whom, कौन किसे खाता है, इनकी समूह बनाते हुए कम से कम 3 पदों की एक चेन बनानी है, यानी कि जैसे ए को खाया बी और बी को खाया सी ने, इस तरीके से हु ईट whom। Would you consider any one group of organisms to be primary importance? Why or why not? Would you consider any one of group of organisms? क्या उन ग्रुप में से आप किसी एक को प्राथमिकता देते हैं या उसकी एक प्राइमरी इंपॉर्टेंस होती है किसी एक ग्रुप की, या वो अति महत्वपूर्ण कैटेगरी में आता है, अगर ऐसा है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। तो यहां पर बात की गई है फूड चेन की, किसकी बात की गई है, फूड चेन की, यानी कि डिपेंडेंस और रिलेशनशिप हु ईट whom इज कॉल्ड फूड चेन। तो दोस्तों फूड चेन के बारे में हम
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को दोहराते रहिए, इसको सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। हैव ए गुड डे।